अब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स करेंगे विद एडजस्टमेंट्स। क्योंकि हमने जो टॉपिक्स हैं वो काफ़ी क्लियर कर लिए हैं, जो हमारे टॉपिक्स थे। तो उसके बाद जैसे अक्रूवल्स एंड प्रीपेमेंट्स का है, डेप्रिसिएशन का है, बैड एंड डाउटफुल डेट्स का चैप्टर है, ये चीज़ें हमने कर ली हैं। कैपिटल एंड रेवेन्यू हो गया, ठीक है। इन्वेंट्री का चैप्टर, ये चैप्टर करने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके लिए ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स करते हैं विद एडजस्टमेंट्स, ठीक है। अच्छा अब्बास रजा, आपका क्वेश्चन है कि अच्छा चलें ठीक है। आपका क्वेश्चन है सर, आई हैव क्वेश्चन रीवैल्यूड एसेट्स विद द कैरिंग अमाउंट ऑफ ₹70,000 आफ्टर डिडक्टिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ठीक है। कैरिंग अमाउंट जो होती है उसको हम नेट बुक वैल्यू कहते हैं। नेट बुक वैल्यू गिवन है 70,000 की और उसमें से रीवैल्यूएशन जो आप सॉरी उसमें डेप्रिसिएशन जो है वो 30,000 की थी, और उसने कहा कि आपने वो एसेट सेल कर दिया 95,000 का। देर इज अ 40,000 रीवैल्यूएशन सरप्लस, व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट। अच्छा, जो एट द टाइम ऑफ सेल जो रीवैल्यूएशन रिजर्व्स पड़े होते हैं ना, उनमें आप देखते हैं कि उसको आप ट्रांसफर कर देते हैं वहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में, ठीक है। वहाँ पर ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। तो इसमें देखते हैं आपके पास ना, इसको हम देखते हैं क्वेश्चन को पहले हम। अच्छा मुझे बताएं, ये जो क्वेश्चंस थे आप लोगों को, आई थिंक सो पहले भी ये क्वेश्चंस मैंने दिए थे करने के लिए, ये क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। इसमें ना एडजस्टमेंट्स हमने स्टार्ट की थी। मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो क्वेश्चंस थे मुस्कान, वो हमने, आप बताएं कि जो क्वेश्चंस थे इसके बाद जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्या हमने ये क्वेश्चंस कर लिए थे, ये नॉन प्रॉफिट, ये जो सोल ट्रेडर के जो क्वेश्चंस हैं ये हमने कर लिए हैं। चलें ठीक है, ये क्वेश्चंस हो गए। फिर हम आगे चलते हैं। 1 मिनट होल्ड कीजिएगा, 1 मिनट। अच्छा देखें,
वो सॉरी मैंने टिक नहीं किया हुआ था, मैंने अपने पास वो लिखे होते हैं टॉपिक्स, तो मैंने टिक नहीं किया हुआ था, तो मुझे लगा कि ये टॉपिक अभी शायद मैंने क्वेश्चंस नहीं करवाए, मैंने विदाउट एडजस्टमेंट्स आपको स्टेटमेंट्स करवा दी थी, स्टेटमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और ये इनकम स्टेटमेंट। अच्छा, अब देखें जो हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है ना, हम उस टॉपिक को कंसीडर कर लेते हैं कि जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास है, दैट इज द मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। ठीक हो गया, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स। अच्छा देखें, जो बिजनेसेस हमने पढ़े थे, बिजनेसेस हमने स्टार्ट में पढ़े थे कि एक ट्रेडर होता है, ठीक है। दूसरे नंबर पर हमने डिफरेंट बिजनेसेस के बारे में 3 बिजनेसेस पढ़े थे स्टार्ट में, जब हमने लेक्चर स्टार्ट किए थे, कि हमारे पास ट्रेडिंग होती है एक्टिविटी, ट्रेडिंग बिजनेस होता है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग होता है, एंड देन हमारे पास आता है सर्विसेज। ठीक है, फिर ट्रेडिंग में हम क्या करते हैं, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स करते हैं खाली। ठीक है, जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होता है इसमें क्या करते हैं, 3 काम होते हैं। बाइंग ऑफ रॉ मटेरियल्स होता है कि आप मटेरियल्स बाय करते हैं, या रॉ मटेरियल्स का वर्ड भी यूज होता है बुक्स में, बाइंग ऑफ मटेरियल्स, कन्वर्टिंग देम इनटू फिनिश गुड्स, एंड सेलिंग देम, और आप उन्हें क्या कर देते हैं, सेल कर देते हैं। 3 आपके काम होते हैं, ठीक है, इसमें बाइंग ऑफ रॉ मटेरियल, कन्वर्टिंग देम इनटू फिनिश गुड्स, एंड देन सेलिंग द फिनिश गुड्स। ठीक है, जो सर्विसेज हैं, दिस इज कॉल्ड सेलिंग ऑफ इनटेंजिबल गुड्स। इनटेंजिबल गुड्स जो हैं उनको आप सेल करते हैं, जैसे कि एजुकेशन सेक्टर है। एजुकेशन सेक्टर में क्या होता है कि कोई हार्ड फॉर्म में कोई, कि जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं आपको जस्ट समझा रहा हूँ चीज़ें, आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं, फिजिकली आई एम नॉट गिविंग यू एनीथिंग, ठीक है, आई एम जस्ट प्रोवाइडिंग यू द सर्विस। इसी तरह हॉस्पिटल्स होते हैं, ठीक है, जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है। उसके बाद एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के अलावा आपके पास जो हॉस्पिटल्स वगैरह हैं, हॉस्पिटल्स के बाद आपके पास जो ट्रांसपोर्टेशन का सर्विसेज हैं, ठीक है, ये सारे के सारी सर्विसेज बिजनेसेस हैं। अच्छा, अब ये जो बिजनेसेस है ना, अब हमने अभी जो इसमें स्टार्ट किया है, आज जो टॉपिक है वो हमारा है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का। अब मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको पहले मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन देखनी पड़ेगी कि ये ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट कैसे होते हैं, कैसे काम करती है, बिजनेस सेटअप क्या होता है इनकी ऑर्गेनाइजेशन का, यानी कि कैसे ये काम करते हैं, स्ट्रक्चर क्या होता है काम करने का। उसमें आप देखें, जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होता है वो बेसिकली 2 एरियाज में डिवाइड हुआ होता है। वो 2 एरियाज कौन कौन से होते हैं, एक होता है मैन्युफैक्चरिंग एरिया, सेकंड नंबर पर होता है नॉन मैन्युफैक्चरिंग एरिया। 2 एरियाज होते हैं, 2 पार्ट्स में आप डिवाइड कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है।
जो मैन्युफैक्चरिंग एरिया होता है इसे हम फैक्ट्री कहते हैं। दिस इज कॉल्ड फैक्ट्री। आप लोगों के जो आप लोग जो लोग जॉब्स भी कर रहे होंगे या जिन जो फैक्ट्री एरियाज में रहने वाले लोग होंगे उनको वो पता होगा कि फैक्ट्री एरिया में क्या क्या एक्टिविटीज होती हैं नॉर्मली। ठीक है। जो फैक्ट्री एरिया होता है, जो मैन्युफैक्चरिंग एरिया होता है, दैट इज कॉल्ड फैक्ट्री। ठीक है। और जो नॉन मैन्युफैक्चरिंग एरिया होता है उसे हम कहते हैं ऑफिस, या हम उसे कहते हैं हेड ऑफिस। ठीक हो गया। अब यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं, हम क्या क्या एक्टिविटीज होती हैं, क्या होता है, देखें। जो हेड ऑफिस होता है ना, बेसिकली उसका जो पर्पस होता है ना, हेड ऑफिस का पर्पस ये होता है कि उसने क्या करना है। नंबर वन, हेड ऑफिस ने एडमिनिस्ट्रेशन के काम करने। तो जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन होती है वो सारी की सारी हेड ऑफिस के पास होती है। जैसे कि आपके जितने मैनेजर्स होते हैं हेड ऑफिस में, मार्केटिंग, आपके जो मैनेजर्स हो गए जो मैनेज कर रहे होते हैं, ठीक है, वो सारे के सारे इसमें आ जाते हैं। अब जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है डेफिनेटली वो जहाँ पर काम करेंगे उन्हें ऑफिस चाहिए, उन्हें इक्विपमेंट्स चाहिए, उन्हें बाकी एनवायरनमेंट चाहिए। तो उसके लिए जितनी भी कॉस्ट लगेगी वो एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट होगी। जैसे कि अकाउंटेंट्स हैं तो वो हेड ऑफिस में बैठे होते हैं, उनकी जो कॉस्ट होगी वो आपकी एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट होगी। उनकी जो सेल, उनको जो आप सैलरीज दे रहे हैं, उनको जो बेनिफिट्स दे रहे हैं। इसी तरह जो ऑडिटर्स होते हैं उनके भी जितने बेनिफिट्स हैं, सैलरीज हैं, वो भी सारी की सारी आपकी एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट होती है। इसी तरह जो आपके पास क्लीनिंग की कॉस्ट होती है हेड ऑफिस के एरिया की, वो इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट होती है। आपके बाकी यूटिलिटी बिल्स आ जाते हैं, जैसे वाटर का है, इलेक्ट्रिसिटी है, गैस है, आपके टेलीफोन बिल हैं, इंटरनेट बिल्स हैं। ये सारी की सारी जो इतनी भी कॉस्ट होगी वो एडमिनिस्ट्रेशन या हेड ऑफिस की कॉस्ट होती है। ठीक है। सेकंड जो होता है हेड ऑफिस का काम, वो होता है मार्केटिंग का। जो मार्केटिंग होती है ना, मार्केटिंग में जो चीजें होती हैं वो एक, नंबर वन, मार्केटिंग में जो होता है वो आपके एडवर्टीजमेंट हो जाती है। एडवर्टीजमेंट भी आपकी कॉस्ट है। आपने रेडियो में ऐड दे दिया, आपने टीवी पे ऐड दे दिया, आपने न्यूज़पेपर में ऐड दिया, आपने कोई ब्रोशर्स पब्लिश करवाए, आपने कोई स्ट्रीमर्स लगवाए, बिल बोर्ड लगवाए, जो भी किसी भी तरह की सोशल मीडिया पे आप पब्लिसिटी कर रहे हैं, जितनी भी आपकी उसकी कॉस्ट होगी वो आपकी एडवर्टीजमेंट कॉस्ट कंसीडर होगी। ठीक है। उसके बाद आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन आती है। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन, कल भी हमने पढ़ा था कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कि जो व्हीकल्स वगैरह होती हैं जिस पे गुड्स ट्रांसपोर्ट की जाती हैं एक जगह से दूसरी जगह, कंपनी अपनी गुड्स पहुंचाती है, वो डिस्ट्रीब्यूशन कहलाती है। तो डिस्ट्रीब्यूशन का जो कॉस्ट होती है वो सारी की सारी वहाँ के ड्राइवर्स हैं, जो आपके नॉर्मली व्हीकल्स के ड्राइवर्स होते हैं, जो हेल्पर्स होते हैं, उसके अलावा उनकी जितनी भी सैलरीज हैं, बेनिफिट्स हैं, जो व्हीकल्स हो रही हैं डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज हो रही हैं, उनकी रनिंग कॉस्ट, उनकी मेंटेनेंस कॉस्ट, ईच एंड एवरीथिंग विल बी द पार्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। ठीक है। तो जब आपने आगे कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन करनी है ना, कॉस्ट कहाँ की कहाँ लेके जानी है, तो वो आपने यहाँ पर कंसीडर करना है एरिया को, कि कौन से एरिया से बिलोंग कर रही है कॉस्ट, उसी एरिया को चार्ज करनी है। ठीक है। इसी तरह सेलिंग की कॉस्ट होती है। सेलिंग के लिए आपके पास जो सेलिंग के लोग होते हैं, जैसे सेल्स मैनेजर होता है, ठीक है, सेल्स मैनेजर की सैलरीज, उसका कमीशन, उसको बाकी बेनिफिट्स दे रहे हैं, उसकी इंश्योरेंस करवाइए, वो सारी की सारी वो आपके सेलिंग एक्सपेंसेस में आ जाते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन में जो स्टोर रूम्स होते हैं, जो फिनिश गुड्स स्टोर करने के लिए होते हैं, वो भी डिस्ट्रीब्यूशन में आते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन एरिया में आते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट का पार्ट होते हैं। उसके बाद आपके पास होता है फाइनेंस डिवीजन होती है, जो फाइनेंस का एरिया होता है। ठीक है। तो फाइनेंस की जो भी कॉस्ट होती है वो भी हेड ऑफिस के कंट्रोल में होती है, वो फंक्शन भी हेड ऑफिस का ही होता है, कि लोन कहाँ से अरेंज करने हैं, कैसे अरेंज करने हैं, उस पर इंटरेस्ट पे करना है, सारी चीजें वो आपके पास फाइनेंस का एरिया में आ जाती हैं। अच्छा,
इसमें आप देखें कि 3 चीज़ें ये, और उसके बाद हमारे पास आ जाता है काम आपके पास ना 4th वे रिसर्च एंड डेवलपमेंट का। रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ये भी हेड ऑफिस की होती है कि कोई नए प्रोडक्ट बनानी है उस पर रिसर्च करनी है, जो करंटली प्रोडक्ट है उस पर रिसर्च करनी है, या आपने किसी कंपेटिटर की कोई प्रोडक्ट है उसको आपने बेंचमार्क करना है। बेंचमार्क का मतलब है कि आपने उसको स्टडी करना है, उसी तरह की आपने प्रोडक्ट बनानी। ठीक है, तो वो भी आपके पास क्या हो जाएगा, वो भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट है, वो हेड ऑफिस का काम होता है। जब रिसर्च हो जाती है, रिसर्च ओके कर देती है कि हाँ जी ये काम हो जाना चाहिए, आपको ये प्रोडक्ट बना लें, आपके लिए बेनिफिशियल होगी, तो ऑर्गेनाइजेशन फिर उसको डेवलप करती है, उसके प्रोटोटाइप्स बनाते हैं। प्रोटोटाइप्स का मतलब होता है कि आप ट्रायल के लिए उसके चीजें बनाते हैं, जैसे आपने नमूना जिसे आप कहते हैं इन अदर वर्ड्स के स्केच बना लेते हैं। जो आपने अगर गाड़ी बनानी है तो गाड़ी के मुख्तलिफ आप डिज़ाइन बनाएंगे, और डिज़ाइन बनाने के बाद आप उस पे फिर एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, अब डेवलपमेंट के बाद कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है। जब कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है तो वो होती है मैन्युफैक्चरिंग के एरिया में। ठीक है, जो मैन्युफैक्चरिंग होती है यहाँ पर क्या होती है, गुड्स आर प्रोड्यूस्ड, यहाँ पर आप चीजें प्रोड्यूस करते हैं, गुड्स आर प्रोड्यूस्ड। जो गुड्स प्रोड्यूस होती हैं तो वहां पर कुछ डेफिनेटली कोई कॉस्ट भी तो लगेंगी। ठीक है, जो कॉस्ट लगती हैं फैक्ट्री के एरिया में वो 3 तरह की कॉस्ट होती हैं। एक उसमें आता है आपके पास रॉ मटेरियल्स यूज होते हैं वहां पर। ठीक है, दूसरे नंबर पर लेबर वहां पर काम करती है, और थर्ड नंबर पर एक्सपेंसेस होते हैं। ठीक है, 3 तरह की कॉस्ट होती हैं, गुड्स आर प्रोड्यूस्ड। ठीक है, फैक्ट्री के अंदर तो जब प्रोडक्शन होगी डेफिनेटली उसके लिए कुछ चीजें रिक्वायर होती हैं। फैक्ट्री के अंदर रॉ मटेरियल्स रिक्वायर होंगे, लेबर रिक्वायर होगी कि रॉ मटेरियल्स को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करे, और कुछ और कॉस्ट आती हैं जिनको हम एक्सपेंसेस बोलते हैं। अच्छा, अब इसमें ना हम दोबारा इधर ऊपर आएंगे, पहले हम यहाँ पर चलते हैं तो हम जरा पढ़ते हैं कि हमारे पास रॉ मटेरियल्स क्या चीजें होती हैं। व्हाट इज रॉ मटेरियल? रॉ मटेरियल्स आर बेसिकली गुड्स यूज्ड टू मेक अ प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो गुड्स यूज होती हैं उनको हम रॉ मटेरियल कहते हैं। जैसे आपके पास देखें मोटर बाइक अगर किसी के पास है तो मोटर बाइक में आप देखें टायर्स लगे हुए हैं, उसमें इंडिकेटर्स लगे हुए हैं, उसमें हेडलाइट्स लगी हुई हैं, सीट लगे हुए हैं, गियर लगा हुआ है, इंजन लगे हुए हैं, चेन लगी हुई है, ये सारी की सारी चीजें क्या हैं, वायरिंग हुई हुई है। ऑल दीज थिंग्स आर रॉ मटेरियल्स। ठीक है, ये सारी की सारी रॉ मटेरियल्स हैं। आपके सामने जो गैजेट्स पड़े हुए हैं, जो आपके पास लैपटॉप्स पड़े हुए हैं जिन पे आप ये लेक्चर सुन रहे हैं, ठीक है, आप उसमें देखें कि डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स होंगे। उसकी आपकी जो लैपटॉप है उसकी एलसीडी होगी, ये उसका रॉ मटेरियल है। इसके अंदर चिप्स लगी होती हैं, वो भी रॉ मटेरियल है। इसके अंदर वायरिंग हुई होती है, वो भी रॉ मटेरियल है। बैटरी लगी हुई है, रॉ मटेरियल है। कीबोर्ड लगा हुआ है, रॉ मटेरियल है। कीबोर्ड के अंदर डिफरेंट चीजें लगी हुई है, दीज आर ऑल रॉ मटेरियल्स। जिन लोगों के पास गाड़ी है वो गाड़ी को देख लें कि गाड़ी पे पेंट भी हुआ हुआ है, गाड़ी के इंडिकेटर्स भी हैं, स्टीयरिंग भी है, लाइट्स भी हैं, उसके विंड स्क्रीन भी है, साइड मिरर्स भी, ईच एंड एवरीथिंग, सीट्स भी लगी हुई हैं। दीज आर ऑल रॉ मटेरियल्स। ठीक हो गया। आपके पास रॉ मटेरियल्स जो हैं, इसी तरह आपके पास बुक्स पड़ी हुई हैं। आप बुक्स में देखें कि आपके पास जो बुक्स हैं उसमें पेपर लगा हुआ है, ये रॉ मटेरियल है। ठीक है,
इसके बाद क्योंकि बुक एक प्रोडक्ट है ना, इट सेल्फ एक प्रोडक्ट है, जो आपके पास नोमान मलिक की बुक है या किसी और ऑथर की बुक है, फ्रैंक बोर्ड वगैरह की, ये सारी की सारी आपके पास क्या है, रॉ मटेरियल्स हैं। अब जो रॉ मटेरियल्स हैं, अब उसमें आपके पास पेपर है, वो आपका रॉ मटेरियल है। उसके बाद उस पे इंक यूज हुई है, रॉ मटेरियल है। कार्डबोर्ड यूज हुआ है, रॉ मटेरियल है। ठीक है, ये सारे के सारे रॉ मटेरियल्स हैं। इसमें स्टेपल पेन्स भी लगी हुई हैं। ठीक है, इसमें ग्लू भी लगा हुआ है उसको स्टिक करने के लिए। ठीक है, इसके बाद उसमें आप देखें तो आपके पास ना जो थ्रेड भी लगा हुआ है, ये भी रॉ मटेरियल्स हैं। सिमिलरली आप अगर अपने पास देखें, जिस चेयर पे आप बैठे हुए हैं या जिस सोफे पे आप बैठे हुए हैं लेक्चर सुन रहे हैं, आप उसमें देखें कि आपके पास चेयर जो है उसमें वुड लगी हुई है, वो आपके पास रॉ मटेरियल है। अगर स्टील की है तो स्टील रॉ मटेरियल है। उस पे लेदर लगा हुआ है, फैब्रिक लगी हुई है, उसमें फोम है, उसमें थ्रेड यूज हुआ है, जो धागा यूज हुआ है उसको स्टिच करने के लिए, उसमें स्टेपल पिन्स हैं, ग्लू लगा हुआ है। ऑल दीज आर रॉ मटेरियल्स। ठीक है, अब जो रॉ मटेरियल्स होते हैं ना, आपने क्या करना है, इन रॉ मटेरियल्स को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना और फिर सेल करना है। अब रॉ मटेरियल्स जो होते हैं उसको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं। वी डिवाइड दैट इन टू कैटेगरीज। ठीक है, मुस्कान, आपको मैं अभी बताता हूँ, अभी ये स्टार्ट किया टॉपिक तो इसको कर लें, फिर आपको मैं एमसीक्यू करवा देता हूँ। ठीक है, 26 एमसीक्यू, ठीक है, वो मैं करवा दूंगा आपको। अच्छा, उसमें देखें जो रॉ मटेरियल्स हैं, अब इनके लिए रॉ मटेरियल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। ठीक है, जब हम यहाँ पर क्वेश्चंस करेंगे तो आगे आपको इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड करना पड़ेगा। वो कैटेगरीज कौन कौन सी हैं वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर। रॉ मटेरियल कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। एक हमारे पास आते हैं डायरेक्ट मटेरियल्स। ठीक है, दूसरे नंबर पर आ जाते हैं इनडायरेक्ट मटेरियल्स। ये दोनों टर्म्स आपके यहाँ पर फ्रीक्वेंटली यूज होंगी। ठीक है, इस चैप्टर में, तो आपने इसको इनको अंडरस्टैंड कर लेना है। आप देखें, जो हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल्स होते हैं, डायरेक्ट मटेरियल्स की जो पहली पहचान होती है वो ये होती है कि दे आर मेजर पार्ट ऑफ कॉस्ट। ऑफ प्रोडक्ट, जो आपकी प्रोडक्ट बन रही है उसके जो मेजर पार्ट है वो आपके पास क्या है। अगर आप देखें, आपके पास जो ड्रेस आपने पहना हुआ है तो उसमें जो मेजर पार्ट है वो किस चीज़ का है, वो फैब्रिक का है। तो फैब्रिक उसमें डायरेक्ट मटेरियल कंसीडर होती है। इसी तरह जो सोफा आपके पास पड़ा हुआ है, तो सोफा में जो मेजर कॉस्ट लगी हुई है, दैट मेजर कॉस्ट इज वुड। ठीक है, वुड की जो कॉस्ट है वो आपकी डायरेक्ट कॉस्ट है। इसी तरह आपके पास वहां पर जो फैब्रिक लगा हुआ है, उसमें जो लेदर लगा हुआ है, ये सारी की सारी डायरेक्ट कॉस्ट हैं। आपके घर में ये सारी चीजें क्या है, डायरेक्ट कॉस्ट हैं, क्योंकि वो मेजर पार्ट हैं, कॉस्ट उनकी ज्यादा है। सेकेंड नंबर पे जो आते हैं, जो आपने चीज देखनी है, दे आर इजीली आइडेंटिफाइबल टू प्रोडक्ट। आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है, उस प्रोडक्ट में अगर आप जो मटेरियल है उसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकें, तो दैट इज नोन एज डायरेक्ट मटेरियल। फॉर एग्जांपल देखें, आपके सामने टेबल पड़ा हुआ है, तो टेबल में डायरेक्ट कौन सा रॉ मटेरियल, कौन सा ऐसा रॉ मटेरियल है जिसको आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ जी ये इस चीज की प्रोडक्ट बनी हुई है। उस टेबल में आप देखें कि आपके पास टेबल जो है उसमें जो चीज लगी हुई है वो क्या चीज है, वो आपकी ग्लास हो सकता है, वो वुड हो सकती है, वो स्टील हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, नॉर्मली वुड के या ग्लास के बने होते हैं। ठीक है, तो वो आपके कैन यू कैन आइडेंटिफाई वुड इजीली, यू कैन आइडेंटिफाई ग्लास इजीली। ठीक है, तो ये सेकंड
इसके लिए आइडेंटिटी का क्राइटेरिया है। थर्ड क्या है, दे आर इजीली ट्रेसेबल टू प्रोडक्ट। आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसमें कितनी क्वांटिटी में रॉ मटेरियल लगा हुआ है आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल टेबल बना है तो कितने स्क्वायर फीट आपका वुड लगी हुई है, इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सोफा है तो उसमें कितना लेदर लगा हुआ है। आप एक कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में जाते हैं तो एक रूम बनाने पे कितने ब्रिक्स लगती हैं, यू कैन इजीली ट्रेस, यू कैन इजीली आइडेंटिफाई। ठीक है, तो ये सारे जो मटेरियल्स होते हैं ये डायरेक्ट होते हैं। अब देखें, जो डायरेक्ट मटेरियल्स हैं उनमें कंस्ट्रक्शन में अगर जाते हैं तो सैंड जो होती है ये डायरेक्ट मटेरियल होता है। फिर सीमेंट जो होता है दिस इज डायरेक्ट मटेरियल। इसके बाद जो आयरन रॉड्स होते हैं वो आपके डायरेक्ट मटेरियल होते हैं। इसके बाद आपके पास आयरन रॉड्स के बाद आपके पास उसमें ब्लॉक्स लगे होते हैं या ब्रिक्स लगी होती हैं। कुछ एरिया में ब्रिक्स नॉर्मली यूज होती हैं, अब ब्लॉक्स भी यूज होना शुरू हो गए हैं जो वॉल्स वगैरह बनाने के लिए यूज होते हैं, तो ये भी आपके पास डायरेक्ट होते हैं। इसी तरह कंक्रीट जो होती है वो भी आपके पास डायरेक्ट मटेरियल होती है। आप उसको, क्योंकि एक तो मेजर कॉस्ट है, दूसरे नंबर पर इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो, तीसरे पे इजीली ट्रेस भी कर सकते हैं कि कितनी क्वांटिटी में लगी हुई है कोई चीज। ठीक है, अब इसमें से कोई एक क्राइटेरिया भी फुलफिल होता है ना तो उसको हम डायरेक्ट मटेरियल कहते हैं। ठीक हो गया। इसी तरह जो फर्नीचर आप यूज करते हैं उसमें जो वुड लगी हुई है, जो स्टील लगा हुआ है, ठीक है, जो ग्लास यूज हो रहा है उसमें, ठीक है, इसी तरह जो लेदर यूज हो रहा है, इसी तरह जो फैब्रिक यूज हो रही है, ये सारी की सारी चीजें क्या हैं, ये आपकी डायरेक्ट मटेरियल्स हैं। ठीक हो गया। अब जो हमारे पास इनडायरेक्ट मटेरियल्स होते हैं ना, वो इनडायरेक्ट मटेरियल्स कौन कौन से होते हैं। इफ नो वन क्राइटेरिया इज मेट, आपका ये तीन का क्राइटेरिया है, अब तीनों में से कोई एक भी पूरा नहीं होता कि आपकी प्रोडक्ट जो है वो जो आप मटेरियल लगा रहे हैं वो मेजर कॉस्ट भी नहीं है, इजीली ट्रेसेबल भी नहीं है, इजीली आइडेंटिफाइबल भी नहीं है, इन दैट केस दैट वुड बी ट्रीटेड एज इनडायरेक्ट मटेरियल। तो वो कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं, देखें, जो थ्रेड लगा होता है वो एक तो माइनर कॉस्ट का होता है, जो धागा आप स्टिचिंग के लिए यूज करते हैं तो वो एक तो उसकी कॉस्ट माइनर होती है। दूसरे नंबर पर उसमें जो उसकी आप किसी प्रोडक्ट को देख के आप अपना एक सूट देखें तो उसको ये नहीं कह सकते ये थ्रेड का बना हुआ है, आप उसे कहेंगे ये फलां फैब्रिक का बना हुआ है। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ फैब्रिक्स होती हैं, फैब्रिक का बना हुआ है। ठीक है, आप उसको थ्रेड का नहीं कहते। हाँ, थ्रेड यूज जरूर होता है स्टिच करने के लिए, शर्ट स्टिच करने के लिए, ट्राउजर स्टिच करने के लिए, पैंट स्टिच करने के लिए, वो माइनर कॉस्ट होती है, आइडेंटिफाई भी नहीं होती और आप ट्रेस भी नहीं करते कि एक प्रोडक्ट पे, फॉर एग्जांपल एक शर्ट बनी है तो उस पे कितनी क्वांटिटी में आपने थ्रेड यूज किया, आप उसको मेयर नहीं करते। मेयर क्यों नहीं करते, उसकी रीजन ये होती है कि आप जब मेयरमेंट करने के लिए हो सकता है कॉस्ट आपकी ज्यादा हो जाए और उसके से बेनिफिट कम हो रहा है। ठीक है, तो आप नॉर्मली उसको मेजर भी नहीं करते, ट्रेस भी नहीं करते। थ्रेड हो गया। फिर आपके पास ना जो स्टेपल पिन्स होती हैं, आपकी जो बुक्स वगैरह होती हैं या सोफा जो होता है उसके फैब्रिक स्टिच करने के लिए स्टेपल पिन्स यूज होती हैं। ठीक है, वो भी आपके पास इनडायरेक्ट मटेरियल्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास ना जो ग्लू लगा होता है, जो बाइंडिंग वगैरह करने के लिए बुक्स या जो फर्नीचर होता है उसमें जो फैब्रिक वगैरह उसको स्टिच करने के लिए, उसको साथ में स्टिक करने के लिए आप जो ग्लू वगैरह यूज करते हैं वो भी आपके पास इनडायरेक्ट मटेरियल्स में आ जाता है। ठीक है, अब देखें, फिर हमारे पास क्या हुआ क्राइटेरिया, हमने मटेरियल को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर लिया, एक है डायरेक्ट मटेरियल है प्लस
इनडायरेक्ट मटेरियल है। इसका मतलब है फैक्ट्री में दो तरह के मटेरियल यूज होंगे, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। ठीक हो गया। फिर हमारे पास आती है लेबर। अच्छा, लेबर क्या चीज है, लेबर पे हम चलते हैं, लेबर को स्टडी करते हैं। लेबर, लेबर जो बेसिकली लेबर क्या है, ये आपके पास है ह्यूमन बीइंग्स यूज टू कन्वर्ट, ह्यूमन बीइंग्स यूज टू कन्वर्ट रॉ मटेरियल्स इनटू फिनिश्ड गुड्स। फिनिश गुड्स का मतलब है वो चीजें जो आप जाके मार्केट में सेल कर लें, फाइनल प्रोडक्ट जिसे कहते हैं। ठीक है, फिनिश गुड्स मींस फाइनल प्रोडक्ट। अब देखें, यहाँ पर जो मैंने वर्ड यूज किया है वो मैंने यूज किया है ह्यूमन बीइंग्स। मतलब आपके जो भी लोग हैं काम करने वाले, वो इंसान होने चाहिए। अब देखें, आप जापानीज इंडस्ट्री में चले जाएं तो वो रोबोट्स काम करते हैं वहां पर। तो जो रोबोट्स होते हैं वो भी काम तो कर रहे हैं, वो भी कन्वर्ट कर रहे हैं मटेरियल को फिनिश गुड्स में, लेकिन वी डू नॉट कंसीडर देम एज अ लेबर। उसकी रीजन क्या होती है कि वो इंसान नहीं है, आप उनको सैलरी पे नहीं करते, वो दे वर्क जस्ट लाइक मशीन्स। वो क्या है, मशीन्स हैं। उनकी मेंटेनेंस कॉस्ट होगी, उनकी डेप्रिसिएशन होगी, उनकी रनिंग कॉस्ट होगी। ठीक है, आपने उनको चार्ज करना पड़ेगा, फ्यूल यूज करना पड़ेगा। दैट्स वाई दे आर नॉट लेबर। ठीक है, तो फिनिश गुड्स हमारे पास लेबर क्या है, ह्यूमन बीइंग्स यूज टू कन्वर्ट द रॉ मटेरियल्स इनटू फिनिश गुड्स। फैक्ट्री के अंदर वो लोग जो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, दोज आर नोन एज लेबर। अच्छा, जो लेबर होते हैं, अब उसमें देखें ना, अगर आप अपने जो आगे पीछे, तो आप किसी कॉलेज में चले जाएं, फॉर एग्जांपल आप लोग फिजिकल क्लासेस पढ़ने के लिए गए थे, तो आप लोगों ने, जब आप लोग जाते हैं इंस्टीट्यूट में, तो सबसे पहले आपको गार्ड्स नजर आते हैं। तो गार्ड्स भी तो सर्विस प्रोवाइड करने में इन्वॉल्व है इंस्टीट्यूट की। इसी तरह आप आगे चले जाते हैं तो आपको जो मैनेजमेंट के लोग नजर आते हैं, रिसेप्शन पे लोग, रिसेप्शनिस्ट। ठीक है, उसके बाद आपको अकाउंटेंट्स मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद आप इंस्टीट्यूट में आगे चले जाते हैं तो आपके पास टीचर्स होते हैं जो आपको पढ़ाते हैं। ठीक है, एंड सो ऑन। इसी तरह फैक्ट्री में आप चले जाएं तो आपके पास गार्ड्स होते हैं। गार्ड्स के अलावा वहां पर चले जाएं तो आगे वर्कर्स होते हैं। वर्कर्स में आप कौन कौन से जो होते हैं, फैक्ट्री मैनेजर आ जाता है। फैक्ट्री मैनेजर वो इन्वॉल्व होता है वहां पर, फैक्ट्री के अंदर काम में इन्वॉल्व होता है। जो सुपरवाइजर होता है वो भी वहां पर सुपरविजन कर रहा होता है। इंजीनियर भी वहां पर ही होगा फैक्ट्री के अंदर। ठीक है, उसके बाद जो मशीन ऑपरेटर होता है वो भी वहां पर होगा, जिसे लूम ऑपरेटर भी कहा जाता है, कि वो मशीन पे काम करता है, गुड्स प्रोड्यूस कर रहा होता है। ठीक है, उसमें इन्वॉल्व होता है। अच्छा, मशीन ऑपरेटर होता है, और मशीन मेंटेनेंस वर्कर भी होते हैं। जो मशीन मेंटेनेंस वर्कर्स भी होते हैं वो भी वहां पर इन्वॉल्व होते हैं। ठीक हो गया। और जितने लोग हैं, इसी तरह आप अगर उसमें चले जाएं, जो ये आपके गाड़ी ठीक करवाने के लिए चले जाएं, तो एक मशीन मैकेनिक भी होता है। ठीक है, और एक उसके साथ हेल्पर भी होगा। इसी तरह उनका भी अकाउंट्स का बंदा होगा, उनके भी गार्ड्स होंगे बैठे हुए। ये सारे इन्वॉल्व हैं प्रोडक्शन में। ठीक है, सर्विस जो प्रोविजन हो रही है उसमें। उसी तरह
आप देखें ना कि आप अगर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में चले जाते हैं तो वहां पर मैसन्स होते हैं जिनको हम मजदूर कहते हैं कि ये मजदूर लोग हैं, वो काम कर रहे होते हैं मैसन्स। ठीक है। उसके बाद मैसन्स के बाद आपके पास ब्रिक लेयर्स आ जाते हैं, वो लोग जो जिनको हम मिस्त्री कहते हैं, ईंटें लगा रहे होते हैं, दीवारें बना रहे होते हैं। ठीक है। फिर हमारे पास प्लास्टर्स आ जाते हैं, जो लोग दीवारें प्लस्तर करते हैं, सीमेंट से कवर करते हैं सारा। ठीक है। अब ये सारे लोग क्या होते हैं, ये सारे लोग जो हैं ये लेबर है। ठीक है। डिफरेंट इंडस्ट्रीज की लेबर है। ठीक हो गया। अब हम यहाँ पर जब जाते हैं कि हमारे पास ये जो लेबर है इसमें से डायरेक्ट कौन सी है और इनडायरेक्ट कौन सी है, तो वो फिर हम देख लेते हैं कि डायरेक्ट कौन सी है और इनडायरेक्ट। इसको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं लेबर को, डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर। जो डायरेक्ट लेबर होती है ना, दैट इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन। ठीक है। उसमें पहली चीज है, दे परफॉर्म मेजर पार्ट ऑफ वर्क, दे परफॉर्म मेजर पार्ट ऑफ वर्क। इट मीन्स they are directly involved in production, they are directly involved in production of goods or provision of services। अगर कोई सर्विस इंडस्ट्री है जैसे एजुकेशन सेक्टर है, तो वो डायरेक्टली इन्वॉल्व है प्रोडक्शन जो सर्विस प्रोवाइड करने में। ठीक है। हॉस्पिटल हैं तो दे आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन प्रोविजन प्रोवाइडिंग सर्विसेज। अब इनमें कौन कौन से लोग आ जाते हैं, देखें। अगर आप एजुकेशन सेक्टर में चले जाते हैं तो एजुकेशन सेक्टर में आप जाते हैं तो आपके पास ना जो टीचर हैं, दे आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। ठीक है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, अब आईजीएमपी में गार्ड्स भी तो होने हैं, लेकिन गार्ड्स तो आपको नहीं पढ़ा रहे। अकाउंटेंट्स भी होने हैं, वो भी आपको नहीं पढ़ा रहे। रिसेप्शन पे लोग होने हैं, वो भी आपको नहीं पढ़ा रहे। पढ़ा कौन रहा है, मैं पढ़ा रहा हूँ। और इसी तरह आपके बाकी टीचर्स हैं, मैम नाहिद वकार हैं, इकोनॉमिक्स के सारे हैं, बाकी सब्जेक्ट्स के टीचर्स हैं। अब क्या है, दे आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। ठीक है। तो जब डायरेक्टली इन्वॉल्व है उनको हम कहते हैं कि वो डायरेक्ट लेबर है। इसी तरह आपके पास ना, आप अगर चले जाते हैं फैक्ट्री के अंदर, तो फैक्ट्री के अंदर जो मशीन ऑपरेटर होता है, मशीन ऑपरेटर भी डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है प्रोडक्शन करने में, क्योंकि वो मशीन के ऊपर खड़ा होता है और सारा काम कर रहा होता है साथ साथ। ठीक है। ही इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन। ठीक हो गया। इसी तरह आपके पास ना जो यहाँ पर ना फैक्ट्री के अंदर इसी तरह आपके पास आ जाता है इंजीनियर। इंजीनियर जो है होता है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है प्रोडक्शन में, उसको हम डायरेक्ट लेबर कंसीडर करते हैं। जैसा कि देखें, कंस्ट्रक्शन अगर हो रही है, ब्रिज बन रहा है, कुछ बन रहा है, इंजीनियर विल बी इन्वॉल्व फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। ठीक है। इसी तरह जो प्रोडक्शन हो रही होती है फैक्ट्री के अंदर, तो इंजीनियर जो होता है वो इन्वॉल्व होता है प्रोडक्शन के अंदर कि मटेरियल कैसे मिक्स करने हैं, आपने चीजें कैसे यूज करनी है, ही विल बी इन्वॉल्व। ठीक है। डायरेक्टली तो वो डायरेक्ट लेबर है। जैसे कार बन रही है तो डायरेक्टली डेफिनेटली इंजीनियर वहां पर होगा, इंजीनियर का काम जरूरी है, अदरवाइज तो सारा काम खराब हो जाएगा। इसी तरह आपके एसी बन रहे हैं, फ्रिज बन रहे हैं, इंजीनियर्स आर डायरेक्ट लेबर। ठीक हो गया। इसी तरह आपके पास जो लोग आते हैं इसमें से, मैसन्स होते हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, ये डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं प्रोडक्शन में। जो ब्रिक लेयर्स होते हैं, दे आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन। ठीक है। जो आपके पास प्लास्टर्स होते हैं, दे आर ऑल्सो डायरेक्टली इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन। ठीक है। आप उन्हें प्रोडक्शन में डायरेक्टली देखेंगे कि वो इन्वॉल्व हैं, खुद काम कर रहे होते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरे नंबर पर आप इनका क्राइटेरिया है कि देयर वर्क कैन बी
easily identified and ट्रेस्ड, ये मैं इकट्ठे ही लिख दिया दोनों चीजें। पिछले मैंने सेपरेट लिखा था आइडेंटिफाइड एंड ट्रेस्ड। अब देखें, आपको पता है कि जब कंस्ट्रक्शन होती है तो कंस्ट्रक्शन एक बिल्डिंग बन रही है तो बिल्डिंग में डेफिनेटली कौन लोग इन्वॉल्व होंगे, मैसन्स होंगे, प्लास्टर्स होंगे, इंजीनियर्स होंगे, ब्रिकलेयर्स होंगे, ठीक है। ये दे आर ऑल इन्वॉल्व, डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, ठीक है। सिमिलरली एक शू बन रहा है तो शू बन रहा है तो शूज बनने में कौन इन्वॉल्व है, जो मशीन ऑपरेटर्स हैं, क्योंकि अब तो इंडस्ट्री हो गई है ना, तो उसको हम शू मेकर भी कहते हैं। शू मेकर जो है वो इन्वॉल्व है, वो डायरेक्टली इन्वॉल्व है, वो प्रोडक्शन कर रहा है। जैसे लोकल इंडस्ट्रीज है, छोटी स्मॉल इंडस्ट्रीज में, तो वो एक बंदा खुद इन्वॉल्व होता है, वो शूज बना रहा होता है, ठीक है। तो ये जो चीजें होती हैं वो डायरेक्ट लेबर कंसीडर होती है, दैट इज कंसीडर एज अ डायरेक्ट लेबर, ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर देखें कि हमारे पास ना जो इसके अलावा जो एम्प्लॉयज, जो दूसरी चीजें, एक और आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि आपके पास ना कंसल्टेंट्स जो होते हैं इन कंसल्टेंसी फर्म, एक फॉर्म है जिसका काम है कंसल्टेंसी प्रोवाइड करना। लीगल कंसल्टेंसी भी हो सकती है, जैसे लॉयर्स ने फर्म बनाई हुई है, तो वहां पर जो लोग काम कर रहे हैं दे आर प्रोवाइडिंग कंसल्टेंसी, तो कंसल्टेंट्स दे आर डायरेक्ट एम्प्लॉयज, ठीक है। सिमिलरली आप अगर चले जाएं, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी फर्म्स होती हैं, तो वहां पर जो कंसल्टेंट्स होते हैं वो भी डायरेक्टली इन्वॉल्व है, क्योंकि काम ऑर्गेनाइजेशन का क्या है, प्रोविजन ऑफ कंसल्टेंसी। तो जो लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व, जो लोग इन्वॉल्व होते हैं, कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर होते हैं, वो डायरेक्ट एम्प्लॉयज होते हैं। हाँ, उनके पास गार्ड्स होंगे, अकाउंटेंट्स होंगे, वो सारे वो इनडायरेक्ट लोग हैं, ठीक है। वो दे आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन, ठीक है। उनका काम आइडेंटिफाई भी हो सकता है, ट्रेस भी हो सकता है, ठीक हो गया। अच्छा, फिर आते हैं हमारे पास, इफ क्राइटेरिया इज नॉट मेट, अगर क्राइटेरिया मीट नहीं होता तो आप उसे इनडायरेक्ट लेबर कंसीडर कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अब देखें, इनडायरेक्ट लेबर जब आप कंसीडर करेंगे तो जो फैक्ट्री मैनेजर होता है एंड सुपरवाइजर, ठीक है, दे आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन। अब मजदूर नहीं आएंगे फैक्ट्री के, अगर वर्कर्स नहीं आते, मशीन ऑपरेटर्स नहीं आते, तो जो फैक्ट्री मैनेजर है वो खुद जाके प्रोडक्शन नहीं स्टार्ट कर देगा। इसी तरह जो लेबर है, जो सुपरवाइजर है, ही विल नॉट स्टार्ट प्रोडक्शन हिमसेल्फ। अब वो क्या करेगा, उसने क्या करना है कि वो प्रोडक्शन नहीं करेगा, वो उन्होंने सिर्फ क्या करना है, सुपरवाइजर का काम है ये देखना कि कोई लेबर आइडल ना बैठे। आइडल लेबर मींस कि लेबर फ्री ना बैठे, टाइम वेस्ट ना करे। नॉर्मली इट हैपेंस इन इंडस्ट्रीज के लेबर टाइम वेस्ट करती है, ठीक है। तो सुपरवाइजर का ये काम है। उसके अलावा उसने देखना है कि लोग मटेरियल वगैरह वेस्ट ना करें। जैसे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में नॉर्मली होता है कि जो मजदूर होते हैं वो एट द एंड सीमेंट वगैरह ज्यादा बना लेते हैं, और जब उन्हें लगता है कि टाइम कम रह गया, अब छुट्टी होने वाली है, तो वो कहीं ना कहीं उसको वेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो सुपरवाइजर का काम होता है इन चीजों को कंट्रोल करना। तो बट ही विल नॉट नेवर बी इन्वॉल्व डायरेक्टली इन प्रोडक्शन, ठीक हो गया। इसी तरह आप देखें कि आपके पास ना जो गार्ड्स होते हैं, जो गार्ड्स हैं वो इन्वॉल्व तो होंगे, फैक्ट्री के बाहर अगर बैठा हुआ है तो फैक्ट्री के काम में इन्वॉल्व है, ठीक है, वो सिक्योरिटी दे रहा है, बट ही इज नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन। के फैक्ट्री अगर कार्स बना रही है तो गार्ड का काम है गेट पे बैठना, उसका काम ये नहीं है कि कार जाके प्रोड्यूस करना। तो ही इज नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन, तो ही विल बी ट्रीटेड एज इनडायरेक्ट लेबर। सिमिलरली आप अगर देखें कि आपके पास ना, आपके स्कूल आप चले जाते हैं फॉर एग्जांपल, या अपने कॉलेज या इंस्टीट्यूट चले जाते हैं, गार्ड्स बैठे हुए हैं, टीचर नहीं आया, क्या गार्ड्स पढ़ा लेंगे? गार्ड्स तो नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है, उनका काम ही नहीं है। और इंस्टीट्यूट का काम है आपको सर्विसेज प्रोवाइड करना, आपको एजुकेशन प्रोवाइड करना। तो
वो हेल्प तो कर रहे हैं गार्ड्स उसके एजुकेशन प्रोवाइड करने में, बट दे आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व, दैट्स व्हाई दे आर ट्रीटेड एज इनडायरेक्ट एम्प्लॉयज। ठीक हो गया। इसी तरह आपके पास ना जो रिसेप्शनिस्ट होंगे, जो आपके पास अकाउंट्स के लोग होंगे, ये सारे जो लोग होंगे ये आपके पास क्या है, ये इनडायरेक्ट एम्प्लॉयज हैं। ठीक हो गया। नॉर्मली जो फैक्ट्री मैनेजर है और सुपरवाइजर है इसकी सैलरीज वगैरह दे दी जाती हैं, और आपको ये नहीं बताया जाता कि डायरेक्ट हैं या इनडायरेक्ट हैं, तो ये इनडायरेक्ट हैं। ठीक हो गया। इसी तरह जो मशीन मेंटेनेंस वर्कर्स होते हैं, मशीन ऑपरेटर डायरेक्ट होता है, मशीन मेंटेनेंस वर्कर्स जो होते हैं, मशीन मेंटेनेंस वर्कर्स, दे आर ऑल्सो डायरेक्ट इनडायरेक्ट एम्प्लॉयज। ठीक है। जब प्रोडक्शन बंद होगी वो आके मशीनरी ठीक करेंगे, मशीन खराब हो गई, ब्रेक डाउन हो गया, ब्रेक डाउन का मतलब होता है काम बंद हो जाना, मशीन खराब हो गई, ब्रेक डाउन हो गया, तो उस ब्रेक डाउन के दौरान मशीन को मेंटेनेंस करेंगे कौन से वर्कर्स मेंटेनेंस करेंगे। ठीक है। तो वो इनडायरेक्ट लोग होते हैं। ठीक है। इसी तरह जो मशीन मैकेनिक होगा, आप लेके चले गए आप मोटर मैकेनिक के पास अपनी कार खराब हो गई, तो जो मैकेनिक होता है ना, वो मैकेनिक जो होता है वो उस टाइम वो उसका सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के काम ही यही है कि गाड़ियां ठीक करना, तो वो जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, जो मैकेनिक इन्वॉल्व होता है वो डायरेक्ट एम्प्लॉय होता है। ठीक हो गया। इज दैट क्लियर? ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास इसका मतलब है, आप देखें जो लेबर थी इसको भी हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड कर लिया। दो कैटेगरीज में कौन कौन सी कैटेगरीज में हमने इसे डिवाइड किया है, वो है एक हमारे पास डायरेक्ट लेबर है प्लस इनडायरेक्ट लेबर है। ठीक हो गया। डायरेक्ट लेबर है प्लस इनडायरेक्ट लेबर है। फिर आपके पास जो नेक्स्ट चीज आती है ना वो है एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंसेस देखते हैं कि एक्सपेंसेस क्या चीज है। एक्सपेंसेस फैक्ट्री के अंदर जो एक्सपेंसेस हैं वो क्या है, एनी कॉस्ट incurred in factory other than raw materials and labor। ठीक है। आपकी फैक्ट्री में कोई भी कॉस्ट इंकर होती है दो कॉस्ट के अलावा, नंबर वन रॉ मटेरियल्स के अलावा और लेबर के अलावा, उसको कहते हैं कि वो हमारा एक्सपेंस है। अब इसमें कौन कौन सी जो वो कॉस्ट हैं जो इसके अलावा हो सकती हैं, आप देखें फैक्ट्री आप रेंट पे करते हैं, फॉर एग्जांपल व्हेन यू पे फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री जो है वो प्रोडक्शन एरिया है उसका रेंट पे कर रहे हैं आप, रेंट पे आपने ली हुई बिल्डिंग, जब आप रेंट पे करेंगे ना तो आपको मटेरियल मिलेगा ना ही लेबर को पेमेंट होगी कि हमने वेजेस दे दिए। आप ये नहीं कह सकते हमने रेंट दिया है तो लेबर को पेमेंट हो गई है, या हमने जो है फैक्ट्री का रेंट पे किया तो हमारे पास रॉ मटेरियल जो सप्लायर है वो हमें रॉ मटेरियल भेज देगा, तो हमारे पास ये क्या है, एक्सपेंस है। इसी तरह जो फैक्ट्री है अगर आपने उसकी डेप्रिसिएशन चार्ज की है, तो जब डेप्रिसिएशन होगी ना तो आपके पास मटेरियल्स आएंगे ना ही लेबर को पेमेंट होगी। ठीक हो गया। उसके बाद जो फैक्ट्री इंश्योरेंस है, जो फैक्ट्री इंश्योरेंस है जब आप इंश्योरेंस करवाते हैं, फायर इंश्योरेंस जैसे आपने करवा ली कि अगर फैक्ट्री को आग लग जाती है तो एटलीस्ट कुछ लॉस रिकवर हो जाए, जैसे स्टेट लाइफ वाले इंश्योरेंस करते हैं, जैसे आदम जी हैं और कंपनीज हैं पाकिस्तान में इंश्योरेंस कंपनीज, वो उनसे आपने इंश्योरेंस करवा ली। ठीक है, फैक्ट्री इंश्योरेंस होगी। अब ये जो फैक्ट्री इंश्योरेंस है
जब आप इंश्योरेंस कंपनी को पेमेंट करते हैं, ना तो आपको सप्लायर जो है रॉ मटेरियल का वो रॉ मटेरियल सप्लाई करता है, ना ही लेबर ये कहती है कि जी ठीक है आपने इंश्योरेंस पे कर दिए तो हमें वेजेस मिल गई, ऐसा नहीं होता। तो ये आपके एक्सपेंसेस होते हैं। इसी तरह जो फैक्ट्री की हीटिंग, लाइटिंग एंड कूलिंग एक्सपेंसेस होते हैं। समटाइम्स ये होता है कि कूलिंग की भी जरूरत पड़ जाती है, एसी वगैरह लगाए होते हैं, ठीक है। आपकी जितनी भी कॉस्ट इससे रिलेटेड होगी, ठीक है, आपने हीटिंग हीटअप की है उसके लिए डेफिनेटली आपकी गैस यूज करनी पड़ेगी, आपको इलेक्ट्रिसिटी यूज करनी पड़ेगी, तो उसके बिल वगैरह आएंगे। इसी तरह आपकी लाइट यूज हो रही होती है, इसी तरह कूलिंग आप कर रहे होते हैं। कुछ कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो पेरिश हो सकती हैं, जल्दी खराब हो जाती हैं। जैसे देखें चॉकलेट मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो वो तो मेल्ट हो जाएगी, उसके लिए कूलिंग की अरेंजमेंट करनी पड़ेगी। तो ये जितनी भी फैक्ट्री के अंदर आपकी ये कॉस्ट हैं, जब आप इनको अरेंज करेंगे, इनको ना तो आपके रॉ मटेरियल मिलेंगे, ना ही लेबर को पेमेंट होगी, ठीक है। तो इसको भी आप क्या कहते हैं, एक्सपेंस कहते हैं। फिर आपके पास होते हैं रॉयल्टी पे होती है। रॉयल्टी क्या होती है ये सुनने जैसे आप लोगों के घरों में जो गैस आती है सुई कंपनी की, ठीक है, अब ये जहां से एक्सट्रैक्ट हो रही है वो किसी की ओनरशिप है, लैंड वो है बुगटी कबाइल उनकी, या बलूचिस्तान में डिफरेंट कबाइल है उनकी, मेनली बुगटी है। वो जो ट्राइब है उनके पास है ये सारे के सारे लैंड है जहां से ये एक्सट्रैक्ट होती है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट जब वहां से गैस निकालती है तो उस गैस को निकालने के लिए जो जमीन है उसका रेंट पे करती है, राइट यूज कर रही है। वो बेसिकली किसका है उस पे राइट, वो उस कबीले का है। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान क्या करती है, वहां से वो राइट यूज करती है उसका। तो जब वो गवर्नमेंट राइट यूज करती है तो गवर्नमेंट उनको रॉयल्टी पे करती है, गवर्नमेंट क्या करती है उनको रॉयल्टी पे करती है। ये बेसिकली पेमेंट होती है, आप किसी चीज का कोई राइट यूज करते हैं। जैसे आप इन सिंपल वर्ड जैसे रेंट, कोई बंदा घर पे रहता है तो रेंट पे करते हैं आप, ठीक है, उससे रेंट आप किसी के घर पे रहे हैं तो रेंट पे करेंगे। इसी तरह रॉयल्टी है। इसी तरह आप देखें रॉयल्टी की एक और एग्जांपल ये हो सकती है कि जैसे आपके पास जो बुक्स हैं, फ्रैंक वुड की होगी, आपके पास नोमान मलिक की होगी। बुक्स राइटर कोई और है, पब्लिशर कोई और है, ठीक है। अब जो कंपनीज है ना, पब्लिशर्स, वो क्या करते हैं, जो राइटर्स हैं जैसे नोमान मलिक साहब हैं तो वो उनसे क्या करते हैं, कहते हैं जी बुक्स लिख दें। तो वो बुक लिख देते हैं, तो वो पब्लिश कराने के लिए ना वो कहते हैं नोमान मलिक साहब डेफिनेटली, या कोई और राइटर है तो वो फ्री तो नहीं देगा। जैसे आप राइटर हैं, आप बुक राइट कर लेते हैं तो आप फ्री तो नहीं देंगे किसी को, ठीक है जी जो मर्जी करो, आप पब्लिश करो, आप पैसे कमाओ। आप कहेंगे नहीं, जब मैं आपको बुक दे रहा हूँ राइट, बुक मेरी है, पब्लिश आप करेंगे, तो पर बुक आप मुझे पेमेंट करेंगे, जितनी आप बुक्स पब्लिश करेंगे उतनी मुझे पेमेंट करेंगे पर बुक। फॉर एग्जाम्पल एक बुक के पीछे आप 100 रुपीज डिसाइड कर लें, 200 रुपीज डिसाइड कर लें, तो जो पब्लिशर होगा वेन एवर ही विल प्रोड्यूस द बुक, he will pay some amount to fixed amount per unit to the owner, to the writer, ठीक है। जो राइटर होगा उसको पेमेंट करेंगे। इन दैट केस दैट इज कंसिडर एज अ रॉयल्टी, ठीक है। इज दैट क्लियर? अच्छा, जो ये स्टूडेंट है, कोई सबा इनका ना लॉगिन का कोई इशू है, तो आप ऐसा करें, आप ना मुझे ये चीज़ व्हाट्सएप कर दें मैसेज, तो मैं इसको ना पूछ लेता हूँ, ठीक है, कि क्या इशू आ रहा है आपका लॉगिन का ना। वो शायद आपका कोई नंबर वगैरह चेंज हुआ होगा, ठीक है।
कशफ, जो आपने लिखा है कि लेबर जो है वो लेबर सैलरी एक्सपेंस में आएगा, नहीं देखें, लेबर जो है उससे रिलेटेड जो कॉस्ट है वो लेबर में ही जाएगी। आप लेबर को सैलरी दे रहे हैं, लेबर को कोई बेनिफिट दे रहे हैं, वो लेबर की कॉस्ट है, ठीक है, वो वहां जाएगी। तो जो एक्सपेंस वो चीज होगी जो ना तो मटेरियल जिससे परचेज हो, आपने ये देख लेना है कि कैटेगराइज करने के लिए ना, अंडरस्टैंडिंग के लिए कि क्या ये एक्सपेंस है, मटेरियल है या लेबर है, आपको समझ नहीं आ रहा, तो आप ये देखें कि क्या आपको उससे मटेरियल मिलेंगे या आपकी लेबर को पेमेंट होगी। अगर दोनों में नहीं हो रहा तो वो आपके पास एक्सपेंस में आ जाता है, ठीक है। और कोई क्वेश्चन यहाँ से रिलेटेड? अच्छा, अब इसमें देखें आगे ना, ये रॉयल्टी आ गई और ये चीजें आ गई। अब हमारे पास जब हम इसके लिए ना आगे इसको कैटेगराइज करते हैं ना अगर, तो एक्सपेंसेस को भी दो कैटेगरीज में हम डाल देते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, ठीक हो गया। जो हमारे पास रॉयल्टी होती है ना, बेसिकली डायरेक्ट एक्सपेंस क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन, डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन। आपका कोई भी एक्सपेंस है, ठीक है, मटेरियल और लेबर के अलावा कोई भी आपका एक्सपेंस है जो डायरेक्टली प्रोडक्शन से रिलेट करता है। डायरेक्ट रिलेशन का मतलब ये होता है कि प्रोडक्शन अगर इंक्रीज हो जाए तो आपके पास वो एक्सपेंस भी इंक्रीज हो जाए, प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाए तो आपका वो एक्सपेंस भी डिक्रीज हो जाए, ठीक हो गया। दैट वुड बी कंसीडर एज डायरेक्ट एक्सपेंस। तो हमारे पास इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब ये है कि दैट एक्सपेंसेस आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन, नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन। फैक्ट्री के अंदर हुआ है लेकिन प्रोडक्शन के साथ वो इंक्रीज डिक्रीज नहीं हुआ। अगर ये वाला केस आता है तो फिर हम उसको कहते हैं कि ये हमारे पास ना इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में कौन कौन सी चीजें आती हैं वो देखें हमारे पास ना। अब देखें, सबसे पहले हम फैक्ट्री रेंट ले लेते हैं। आपका जो फैक्ट्री रेंट है वो बताएं, क्या आप प्रोडक्शन ज्यादा करें तो ज्यादा हो जाता है या प्रोडक्शन कम करें तो कम हो जाता है? ऐसा तो नहीं होता। फैक्ट्री रेंट फिक्स होता है, आप कुछ ना भी प्रोड्यूस करें तब भी आपको पेमेंट करनी पड़ती है। तो जो फैक्ट्री रेंट होगा वो आपके पास इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा, फैक्ट्री रेंट विल बी इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इसी तरह फैक्ट्री के जो डेप्रिसिएशन होगी तो डेप्रिसिएशन भी आपके पास इनडायरेक्ट होगी। फैक्ट्री डेप्रिसिएशन का मतलब ये है कि वहां पर जो भी आपके नॉन करंट एसेट्स हैं, चाहे फैक्ट्री है, उसकी बिल्डिंग है, उसके अंदर जो मशीनरी है, जो प्लांट है, जो कुछ भी लगा हुआ है, वो उसकी सब की डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो वो क्या होती है? इनडायरेक्ट, प्रोडक्शन के साथ रिलेट नहीं करती डायरेक्टली, ठीक है। उसके बाद फैक्ट्री इंश्योरेंस, जो फैक्ट्री के लिए इंश्योरेंस पे की जाती है वो फिक्स अमाउंट होती है, आपने आफ्टर 6 मंथ, आफ्टर 1 ईयर आपने पे करनी होती है, तो वो भी आपके पास इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, प्रोडक्शन इंक्रीज डिक्रीज होने से नहीं होता। नॉर्मली हीटिंग लाइटिंग और कूलिंग कॉस्ट भी, ये भी क्या होती है? इनडायरेक्ट ही होती है, ठीक है। जो आपकी हीटिंग लाइटिंग एंड कूलिंग वगैरह की जो कॉस्ट होती है ये आपके पास क्या होती है? इनडायरेक्ट होती है। जो आपके पास रॉयल्टी होती है वो डायरेक्ट होती है। रॉयल्टी क्यों डायरेक्ट होती है? उसकी रीजन क्या होती है कि रॉयल्टी होती है नॉर्मली पर यूनिट का कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। वो क्या होता है? पर यूनिट के हिसाब से, कि जैसे पब्लिशर हैं तो वो एक बुक पब्लिश करेगा तो $100 देगा, 2 बुक्स पे करेगा तो उसके हिसाब से हर बुक के हिसाब से उसकी रॉयल्टी इंक्रीज हो जाती है। जैसे देखें, आपका जो आउटपुट है मल्टीप्लाई बाय रॉयल्टी पर यूनिट,
उसके हिसाब से वो चेंज हो जाता है, तो आपकी टोटल रॉयल्टी बन जाती है। जो पब्लिशर होगा वो क्या देखेगा, उसने ये देखना है कि यार अगर मैं कोई बुक पब्लिश ना करूं, मेरा कॉन्ट्रैक्ट ये है कि मैं पब्लिश जो राइटर है उसको $100 पर बुक दूंगा, तो मेरा तो एक्सपेंस ही जीरो हो जाता है। और अगर मैं 100 बुक्स प्रोड्यूस करता हूँ और पर बुक $100 में पे करता हूँ, तो मुझे आई विल हैव टू पे 10,000, मेरी जो एक्सपेंसेस हैं वो 10,000 चले जाएंगे। अब देखें, प्रोडक्शन इंक्रीज हुई है तो साथ ही रॉयल्टी भी इंक्रीज होगी, प्रोडक्शन डिक्रीज हुई है तो साथ ही रॉयल्टी भी डिक्रीज होगी। इसको कहते हैं, ये हमारे पास डायरेक्ट एक्सपेंस है। तो रॉयल्टी क्या होगी, डायरेक्ट एक्सपेंस। इज दैट क्लियर? ठीक है। अब यहाँ देखें, तो हमने क्या किया यहाँ पर, बेसिकली जो फैक्ट्री में के अंदर ना, हमने यहाँ पर जो एक्सपेंसेस हैं उनको भी हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड कर लिया है। वो कौन सी दो कैटेगरीज हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अच्छा, ये जो अभी तक मैंने यहाँ तक समझाया, इसमें कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लें। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू दिस, आप पूछ लें यहाँ पर जो अभी पढ़ाया है। अच्छा, मैं कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ पर लिख रहा हूँ नीचे ना, बल्कि ये ऊपर में लिख रहा हूँ यहाँ पर ना, 0312430773। ठीक है। अच्छा, यहाँ तक चलें, अब आगे चलते हैं। हमने ना जो रॉ मटेरियल्स थे उनको पढ़ लिया। उजाला जी, क्या क्वेश्चन है आपका? उजाला, जो सैलरीज हैं ये मैंने आपके लिखी थी कि सैलरीज जो होती हैं वो आपके पास आती हैं, आपने ये देखना है कि वो एक्सपेंस नहीं होते। ठीक है, वो आपने देखना है सैलरीज लेबर को पे होती हैं, तो वो लेबर कॉस्ट होती है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन होगा उसमें मेंशन होगी कि सैलरीज प्रोडक्शन के वर्कर्स की हैं या आपके हेड ऑफिस के लोगों की हैं। ठीक है, तो आपने उसके अकॉर्डिंगली ट्रीट करना है। बट इन केस आप फैक्ट्री कॉस्ट, फैक्ट्री में जाके जो आपके एक्सपेंसेस में नहीं आएगी, सैलरीज जो होती हैं वो आपकी लेबर कॉस्ट होती है। ठीक है। हाँ कश्यप, आपके आपने जो क्वेश्चन किया है ना कि आपकी जब प्रोडक्शन इंक्रीज होगी तो लाइट टाइम ज्यादा लगेगा तो लाइट की कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। हाँ, उसमें ये देखें, जो पावर कॉस्ट होती है ना, जो फैक्ट्रीज होती हैं नॉर्मली, तो वहां पर फैक्ट्रीज में जो मशीन्स को रन करने के लिए जो कनेक्शन लिया जाता है वो सेपरेट होता है। ठीक है, उस कनेक्शन के थ्रू जितनी भी प्रोडक्शन बढ़ेगी उसके साथ साथ वो पावर की कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। ठीक है, प्रोडक्शन कम होगी तो पावर की कॉस्ट कम हो जाएगी। इन दैट केस दैट विल बी ट्रीटेड एज डायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, नॉर्मल हीटिंग एंड लाइटिंग की जो कॉस्ट होगी उसको आपने इनडायरेक्ट एक्सपेंस ट्रीट करना है। ठीक है, क्योंकि उसमें से पता नहीं है कि कितनी कॉस्ट जो है वो आपकी प्रोडक्शन के लिए यूज हुई है। ठीक है, अगर आपने एक डेडिकेटेड कनेक्शन लिया हुआ है और आप उसी प्रोडक्शन के लिए यूज कर रहे हैं, तो फिर आपको पता होता है कि प्रोडक्शन की कॉस्ट कितनी है डायरेक्टली, फिर आप उसे डायरेक्ट कंसीडर करते हैं। ठीक है।
और कोई क्वेश्चन? अच्छा, अब इससे रिलेटेड अब देखें, हम यहाँ पर ना जो हमने ये क्वेश्चन कर लिया, इससे आगे हम चलते हैं यहाँ पर। ये अब जरा समझिएगा, इम्पोर्टेंट है। हमारे पास जितने भी डायरेक्ट मटेरियल्स, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, इनको जब हम ऐड करते हैं, इट बिकम्स प्राइम कॉस्ट। इसको हम कहते हैं ये प्राइम कॉस्ट है। ये क्या हमारे पास प्राइम कॉस्ट। तो हम प्राइम कॉस्ट इसलिए कहते हैं कि ये डायरेक्ट कॉस्ट होती है या मेजर कॉस्ट होती है, ठीक है। जितने भी हमारे पास इनडायरेक्ट मटेरियल्स हैं, इनडायरेक्ट लेबर हैं और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, इनको हम कहते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स। दीज आर कॉल्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स। ये फैक्ट्री की इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है और इसके लिए जो एब्रीविएशन यूज करते हैं वो हम FOH का यूज करते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड्स का। ये बुक्स में आपको नॉर्मली ये वर्ड मिलेगा FOH, ठीक है। इसका मतलब है फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री की इनडायरेक्ट कॉस्ट। इसमें इनडायरेक्ट मटेरियल्स, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस तीनों चीजें इन्वॉल्व हैं। इज दैट क्लियर? अच्छा, जब हम प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड्स को ऐड करते हैं तो ये हमारे पास टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट बन जाती है। इट बिकम्स टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट। इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट है, ठीक है। क्या क्या चीजें? प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स, इन दोनों को ऐड करेंगे तो इट बिकम्स टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट। लेकिन अगर हम रॉ मटेरियल और लेबर और एक्सपेंसेस को भी ऐड अप कर लें विदाउट डिवाइडिंग देम इनटू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट पार्ट, ठीक है, तो वो भी हमारे पास टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट होती है। जो MCQs आते हैं ना, उसमें वो नॉर्मली ये पूछ लेता है कि प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट। टोटल कॉस्ट क्या चीजें होती हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा देखें, जो आप हमारे पास FOH होता है ना, इसको हम फैक्ट्री बर्डन भी कहते हैं। इसके लिए एक और टर्म यूज होती है जिसे हम फैक्ट्री बर्डन कहते हैं। बर्डन हमारे पास वर्ड यूज होता है कि हमारे पास ऊपर बोझ है, फैक्ट्री के ऊपर ये बोझ है, ये एक्स्ट्रा कॉस्ट होती हैं, ठीक है, इनडायरेक्टली प्रोडक्शन से रिलेटेड है। ठीक है, इज दैट क्लियर? अच्छा, नॉर्मली जो यूज होता है वर्ड वो फैक्ट्री ओवरहेड से ही यूज होता है, ठीक हो गया? क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, फिर एक और टर्म यहाँ पर यूज होती है, ठीक है। अब यहाँ देखें, जो हमारे पास एक और टर्म यूज होती है दैट इज नोन एज कन्वर्जन कॉस्ट। जो कन्वर्जन कॉस्ट होती है ना, उसमें हमारे पास क्या क्या चीजें होती हैं? उसमें हमारे पास है डायरेक्ट लेबर, ठीक है, डायरेक्ट लेबर प्लस आपके पास इसमें आ जाती है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस आ जाएंगे प्लस इसके बाद आपके पास FOH, तीनों चीजें इसमें आ जाती हैं। ये आपके पास बन जाते हैं कन्वर्जन कॉस्ट, ठीक है। कन्वर्जन कॉस्ट इज इक्वल टू आपके पास डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और FOH। देखें, जो हमने ऊपर कैलकुलेशन ऊपर बताया, ये सारा बनाया डायग्राम, वो प्लस माइनस किए हुए, इसमें जो कन्वर्जन कॉस्ट है, डायरेक्ट मटेरियल्स को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने की जो कॉस्ट है दैट इज नोन एज कन्वर्जन कॉस्ट। दैट इज नोन एज कन्वर्जन कॉस्ट। इज दैट क्लियर? ठीक है। अब ये क्या है? अब यहाँ पर देखें कि हमारे पास यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है सारे? अच्छा, आगे देखें, हमारे पास जो नेक्स्ट है ना, आपको जो क्वेश्चन आता है वो इससे MCQs इससे रिलेटेड आएंगे। जो मैंने अभी तक पढ़ाया ये सारे के सारे MCQs आपको आने हैं, ठीक है। ओके मुस्कान, वेरी गुड। अच्छा, आगे देखें, जो नेक्स्ट है वो आपके पास जो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स होते हैं ना, इसमें जो स्टेटमेंट्स बनती हैं वो कौन कौन सी हमारे पास स्टेटमेंट बनती हैं? स्टेटमेंट्स prepared in manufacturing accounts।
जो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स होते हैं उनमें स्टेटमेंट्स कौन कौन सी बनती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप प्रिपेयर करते हैं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। आप मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। नंबर टू, इसमें आप प्रिपेयर करते हैं इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, इनकम स्टेटमेंट जो हम सोल ट्रेडर की पढ़ के आए हैं या कंपनी की पढ़ के आए हैं उसी में स्लाइड चेंज है, वही चीज हम कंसीडर करेंगे। सोल ट्रेडर वाली एक दो चेंजेस हैं वो मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है, और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जो आपके पास बैलेंस शीट है, ये तीन स्टेटमेंट्स हैं। इसमें जो न्यू चीज है ना वो आपके लिए है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ये एक न्यू चीज है। इनकम स्टेटमेंट पहले भी आप लोगों ने की हुई है, ठीक है, ये भी तकरीबन सिमिलर वैसे ही बनती है, सिर्फ एक चेंज होगी इसमें। जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है वो भी आपने पहले पढ़ी हुई है, ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं है, एक चेंज के अलावा कि आपकी इन्वेंट्री जो होगी वो आपकी तीन तरह की हो जाएगी। अब पहले इन्वेंट्री होती थी आपकी एक तरह की, वो इन्वेंट्री कौन सी थी आपकी, वो इन्वेंट्री होती थी आपके पास ना कि आपके पास जो है वो रॉ मटेरियल्स आ जाते थे या गुड्स आ जाती थी, वही होती थी। अब जो आती है ना मटेरियल, अब डिफरेंट है। अब यहाँ पर क्या चीजें आती हैं, अब आपकी उसके अलावा चीजें आ जाती हैं। एक रॉ मटेरियल होगा, एक आपके पास फिनिश गुड्स होंगी और एक आपके पास आ जाएंगी वर्क इन प्रोसेस। तीन तरह की इन्वेंट्री होगी। बाकी सेम क्वेश्चन है, बाकी कोई इसमें चेंज नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा, उसके अलावा अब देखिए मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है तो वो कैसे बनाना है वो मैं आपको सिखाता हूँ। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट ये बेसिकली स्टेटमेंट होती है, ठीक है। आप इसे अकाउंट का नेम देते हैं। अब इसमें कौन कौन सी चीज़ें, अब इसमें जो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाएंगे उसमें आपके पास जो चीज़ आ जाएगी जो आपने लिखनी है वो क्या है, डॉलर्स में आपने दो कॉलम इसके बना लेने। इंटरनल कॉलम और एक्सटर्नल कॉलम। ठीक हो गया। अब इसमें क्या होता है कि जब आप इसमें प्रिपरेशन करते हैं, स्टार्ट कहाँ से करेंगे, स्टार्ट आपने करना है यहाँ पर कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल्स यूज्ड। ये पहली चीज होगी जो आपने यहाँ पर लिखनी है, ठीक है। ये हेडिंग होगा। इसमें आप क्या करेंगे, आपने ओपनिंग इन्वेंट्री से स्टार्ट करना है। ओपनिंग इन्वेंट्री आपने किसकी यूज करनी है, रॉ मटेरियल्स की। आपको क्वेश्चन में क्लियरली गिवन होगी कि रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री है, आपने इसको इंटरनल कॉलम में लिख देना है। फिर आपके पास प्लस इसमें आ जाएंगी परचेजेस, जो हम कॉस्ट ऑफ सेल्स बनाते थे वही है उसी तरह ही। परचेजेस रॉ मटेरियल की, इसको भी आप इंटरनल कॉलम में लिख देंगे। अब देखें, जैसे उसके बाद प्लस आपने इसमें से सॉरी माइनस कर लेने आपने रिटर्न आउटवर्ड्स। रिटर्न आउटवर्ड्स जो होंगी वो आपकी कौन सी होंगी, इसमें से रॉ मटेरियल्स की। रॉ मटेरियल जो आपने परचेज किया लेकिन आपके जो रिक्वायरमेंट्स थी उसके अकॉर्डिंगली था नहीं था, उसको आप इसमें से डिडक्ट कर देंगे। अच्छा, उसके बाद आप क्या करेंगे, इसमें जो कैरेज इनवर्ड है वो ऐड करेंगे। कैरेज इनवर्ड्स कौन सा ऐड करेंगे, जो आपने रॉ मटेरियल के लिए पे किया है, ठीक है। जैसे आपने
कोई केमिकल्स अब परचेज किए तो वो आप फॉर एग्जांपल कराची से परचेज करते हैं, आपने लाहौर लेके आने हैं, इस्लामाबाद लेके आने हैं, कोयटा लेके आने हैं, कहीं पर भी, तो उसके लिए जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगी वो इसमें ऐड हो जाएगी। ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास ना जो क्लोजिंग इन्वेंट्री होगी वो माइनस हो जाएगी इसमें से, क्योंकि ये आपकी यूज ही नहीं हुई रॉ मटेरियल की, लेकिन क्लोजिंग इन्वेंट्री। इसका जो आंसर है आप शिफ्ट करेंगे एक्सटर्नल कॉलम में, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल्स यूज्ड। ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड है उनकी कॉस्ट आ गई। फिर आप इसमें जो ऐड करेंगे वो आपने करना है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। ठीक हो गया। फिर क्या सेकंड नंबर पे आप इसमें क्या करेंगे, आप इसमें ऐड करेंगे डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट जो होती है ना, ये नॉर्मली क्वेश्चन में गिवन होती है क्लियरली। ठीक है, कि डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कितनी है, डायरेक्ट लेबर वेजेस कितनी है, डायरेक्ट लेबर सैलरीज कितनी है, वो गिवन होंगी डायरेक्टली। ठीक है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट वो आपने यहाँ पर एक्सटर्नल कॉलम में ऐड कर देनी। फिर आप इसके बाद जो नेक्स्ट चीज है वो है आपके पास कि आपने इसमें ऐड करना है यहाँ पर ना डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे वो आप ऐड कर लेंगे। फिर आप इसका क्या कर लेंगे, सम कैलकुलेट कर लेंगे। जब आप सम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो ये आपके पास दिस इज नोन एज प्राइम कॉस्ट। इसको आप क्या कहते हैं, प्राइम कॉस्ट कहते हैं। इज दैट क्लियर? ठीक है। उसके बाद हमने यही पढ़ा कि डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस दे आर इन टोटल नोन एज प्राइम कॉस्ट। तो ये प्राइम कॉस्ट आ गई। फिर हम इसके बाद इसमें क्या करेंगे, हम एड अप करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स, अब फैक्ट्री ओवरहेड्स में क्या क्या चीजें आएंगी, वो उसमें इनडायरेक्ट मटेरियल्स हैं, वो गिवन होंगे क्वेश्चन में, वो आपने शामिल कर लेने। इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट है, वो भी आपको गिवन होगी क्वेश्चन में, वो भी आपने ऐड कर लेनी है। इनडायरेक्ट जो लेबर होती है उसमें जो फैक्ट्री मैनेजर और सुपरवाइजर सैलरीज भी आ जाती हैं। फैक्ट्री मैनेजर एंड सुपरवाइजर सैलरीज। ठीक हो गया, ये भी आ जाएंगी। उसके बाद आपके पास ना इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट, उसने क्वेश्चन में खुद भी दे देता है कि इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट इतनी है। उसके बाद आपके पास आते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो भी क्वेश्चन में गिवन होंगे, वो भी आपने लिख लेने, जो हमने अभी वो सारे ऊपर पढ़े हैं उसकी एग्जांपल्स। अच्छा, जितने भी इनडायरेक्ट मटेरियल्स हैं, इनडायरेक्ट लेबर हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, इन सब को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास इंटरनल कॉलम में ऐड करने और एक्सटर्नल कॉलम में इनको ले जाना है। जब आप इन्हें एक्सटर्नल कॉलम में ऐड करेंगे तो ये हमारे पास जो आंसर आएगा इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट है। हमने पढ़ा था कि प्राइम कॉस्ट प्लस एफ ओ एच फैक्ट्री ओवरहेड्स इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट। ये आपकी टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट हो जाएगी। ठीक हो गया। अब इसमें हम एडजस्टमेंट करेंगे वर्क इन प्रोसेस की। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस जो होगा, वर्क वर्क इन प्रोसेस ये गिवन होगी वैल्यूज। वर्क इन प्रोसेस का मतलब है इनकम्प्लीट वर्क है, 100% कंप्लीट नहीं है, कुछ थोड़ा सा रह गया उसमें से, तो ये हमारे पास वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग आ जाएगा। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस जो है उसको आप इंटरनल कॉलम में लिखेंगे। फिर ये ऐड होगा, पॉजिटिव वैल्यू होती है। और जो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस होगा, जो एट द एंड इनकम्प्लीट गुड्स पड़ी हुई हैं, जो अभी आपने 100% कंप्लीट नहीं की, वो माइनस हो जाएंगी, क्योंकि वो फिनिश गुड्स नहीं है, उनको हम माइनस कर लेंगे इनमें से।
तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हम यहाँ पर एक्सटर्नल कॉलम में शिफ्ट कर देंगे। ठीक हो गया। ब्रैकेट इसलिए लगाई है एक्सटर्नल कॉलम में, एक पॉजिटिव वैल्यू एक नेगेटिव। ओपनिंग वैल्यू अगर ज्यादा होगी, फॉर एग्जांपल 1000 है, क्लोजिंग 800 है, तो 200 पॉजिटिव वैल्यू आएगी। लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि 1000 ओपनिंग वैल्यू है और क्लोजिंग वैल्यू फॉर एग्जांपल 1300 है, तो 300 नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, तो फिर उसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे। जब हम इसमें से इसको माइनस कर लेंगे, सॉरी, जो ऐड कर लेंगे या प्लस माइनस कर लेंगे, जो भी होगा इसमें ना टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट में चेंज होगी जो वर्क इन प्रोसेस में। ये जो ये चीज है ना, ये शो करती है कि चेंज इन द वैल्यू ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोसेस या वर्क इन प्रोग्रेस में क्या चेंज आई है, इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ है, वो हम उसमें से प्लस माइनस कर लेंगे, और जो आंसर आएगा वो हमारे पास आएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। दिस इज नोन एज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, अब हम इसके ना कल करेंगे न्यूमेरिक्स, और साथ में हम इसके ना एमसीक्यूज करेंगे, ताकि ये साथ ही आपका क्लियर हो जाए। ठीक है, मैं आपको इसके एमसीक्यूज भी अपलोड कर दूंगा, और साथ में इसके क्वेश्चंस भी अपलोड कर दूंगा, आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, आप लोग इसे रिवाइज कर लें। मैं इसको अभी ऐड कर देता हूँ उसमें, गूगल क्लासरूम में ऐड कर देता हूँ सारा लेक्चर आज का। ठीक हो गया? हाँ जी मुस्कान, क्वेश्चन नंबर 26, आपका क्वेश्चन नंबर 26 है। एक मिनट, मुझे ना उसको फाइल खोलने दे मुझे। ओपनिंग कशफ, ओपनिंग इन्वेंट्री जो है ना, ये ओपनिंग इन्वेंट्री ही होती है वर्क इन प्रोसेस की, या क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की ओपनिंग इन्वेंट्री। ठीक है, इसको हम देखते हैं, दोनों होती है, इन्वेंट्री है। ठीक है, वर्क इन प्रोसेस जो होता है ये भी आपके पास इन्वेंट्री ही होता है। मुस्कान, जो क्वेश्चन आपने पूछा है वो कंपनी अकाउंट्स का पूछा है या बेसिक कॉन्सेप्ट? इस ये जो चैप्टर आपको शो हो रहा है इसका 26 क्वेश्चन। अच्छा, बेसिक कॉन्सेप्ट्स का, ठीक हो गया। अच्छा देखें, इसका क्वेश्चन रीड करें। क्वेश्चन है, वो कहता है द फॉलोइंग आइटम्स अपीयर अपीयर इन द स्टेटमेंट ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है, अब ये जो आपके पास आइटम्स गिवन है ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में अपीयर हो रहे हैं। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन मींस के बैलेंस शीट। ठीक हो गया। उसमें उसने क्या क्या चीजें दी हैं वो देखें, आपके पास में डाटा नीचे उसने कहा है कि एन एस्टिमेट ऑफ अ लायबिलिटी इन द कोर्ट केस। ठीक हो गया, आपका एक केस चल रहा है कोर्ट में, उसका एक एस्टिमेट लगा हुआ है कि आपको एस्टिमेटेड लायबिलिटी है, मतलब कि आप केस हार जाएंगे और आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। ठीक हो गया। अब ये क्या चीज होती है कि आपने जनाब केस हार जाना है और आपने लायबिलिटी, फॉर एग्जांपल देखें, कहता है द आउटकम ऑफ विच इज अनसर्टन। लेकिन वो कहता है कि जो रिजल्ट है ना वो कोई अनसर्टन है, ये फिक्स नहीं है, पता नहीं है कि वाकई वो आएगा या नहीं आएगा। देखें, जो हमारे पास स्टैंडर्ड्स होते हैं ना, आपके इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वगैरह, वो क्या बताते हैं, वो इसके बारे में गाइड करते हैं। वो कहते हैं कि अगर आपको नजर आ रहा है ना एक्सपेक्टेड कोई लॉस है और उसकी चांसेस भी ज्यादा हैं, तो फिर आप उसे क्या करें,
उसकी प्रोविजन रख लें, उसकी क्या कर लें, प्रोविजन रख लें। अगर आपको लग रहा है कि चांसेस कम हैं कि केस चल रहा है आपके पास, तो लॉस होने के चांसेस अनसर्टेन है, ठीक है, तो आप उसके लिए प्रोविजन नहीं रखते। ठीक हो गया पहली चीज। उसके बाद दूसरी चीज, जो दूसरी स्टेटमेंट है, उसके बारे में उसने क्या कहा है उसने कहा है कि an unrealized surplus from the revaluation of non current assets। तो ये सिंपली एसेट आपका रीवैल्यू हुआ है, ठीक है, उस एसेट के रीवैल्यू होने की वजह से क्या हुआ है कि आपका जो हुआ है ना, सरप्लस क्रिएट हो गया है, ठीक है। तो वो कहता है कि आप बताएं तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए रिजर्व्स क्रिएट करेंगे, क्या करेंगे, क्या ट्रीटमेंट आपने करनी है, ठीक हो गया। उसके बाद अच्छा देखें, उसके लिए तो डेफिनेटली रिवैल्यूएशन सरप्लस ही क्रिएट होता है ना, रिजर्व्स हो जाते हैं सरप्लस, रिवैल्यूएशन रिजर्व्स क्रिएट होते हैं, ठीक है। उसके बाद उसने कहा है कि आपके पास ना थर्ड, उसने कहा है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन द नॉन करंट एसेट। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो होती है वो आपकी है नॉन करंट एसेट पे, और थर्ड उसको क्या किया होता है हमने, उसमें से माइनस किया होता है, हम हमारे पास जो कॉस्ट आई होती है उसमें से हम क्या कर देते हैं, उसको माइनस कर देते हैं। उसके बाद कॉस्ट ऑफ द एसेट्स में से कहता है कि एन एस्टीमेट ऑफ द फ्यूचर लॉस अराइजिंग फ्रॉम द बैड डेट्स। ठीक हो गया। आपके पास ना बैड डेट्स, एस्टीमेट ऑफ द फ्यूचर लॉस, फ्यूचर में आपको लॉस हो जाना अराइजिंग फ्रॉम द बैड डेट्स। ये क्या चीज है, ये प्रोविजन है बेसिकली, कि आपको फ्यूचर में बैड डेट्स हो जाने हैं, ये चांसेस हैं, और लॉस हो जाना है। तो उसके लिए आपने क्या किया करनी होती है, प्रोविजन क्रिएट करनी होती है। तो उसने कहता है हाउ मेनी ऑफ दीज आर प्रोविजंस और हाउ मेनी आर रिजर्व्स, इनमें से कितनी प्रोविजंस हैं और कितने रिजर्व्स हैं। ठीक हो गया। अब देखें, सबसे पहले तो आप ये देखें ना, प्रोविजंस आपकी कितनी है, कौन कौन सी हैं, ये सारी चीजें तो हमने पहले पढ़ी हुई हैं, ठीक है। अब उसमें प्रोविजन में पहले नंबर पर जो ऊपर आपका अगर रिजल्ट है ना, लाइबिलिटी है ना, तो लाइबिलिटी उसने कहा केस है आपका चल रहा है, ठीक है, तो लेकिन आउटकम अनसर्टेन है, आपको आप सर्टेन नहीं है कि आपका कोई उसमें से आउटकम निकलेगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे आप, अगर आपका केस चल रहा है, किसी कस्टमर ने, जैसे आपने परफ्यूम बनाए तो परफ्यूम आपका अच्छी नहीं हुई, कस्टमर ने यूज किया, कस्टमर को रैशेज हो गए, वो चला गया कोर्ट में, ठीक है। तो जब वो कोर्ट में गया, तो ये वैसे ना यूरोप की बात हो रही है, पाकिस्तान की नहीं हो रही, तो कोर्ट में जाएगा तो वो आपके अगेंस्ट भी आ सकता है, तो ये एस्टिमेट होता है कि आपको इतना फाइन पड़ जाएगा, तो उसके लिए आप प्रोविजन रखते हैं, उसके लिए क्या करते हैं, प्रोविजन रखते हैं। उसके बाद जो अनरियलाइज्ड सरप्लस है ना, रिवैल्यूएशन ऑफ नॉन करंट एसेट्स, ये रिवैल्यूएशन रिजर्व्स हैं। तो ये आपके रिवैल्यूएशन रिजर्व्स जो होते हैं, इसके लिए आप रिजर्व्स क्रिएट करेंगे। बाकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन तो होती प्रोविजन है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या होती है, वो होती प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ही है, उसको हम कहते हैं। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी वर्ड यूज होता है, तो वो भी प्रोविजन ही है। और आपके जो एस्टिमेटेड होते हैं फ्यूचर लॉसेस, इसके लिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स रखते हैं। ये जो आपके पास है, ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हो जाती हैं, फॉर डाउटफुल डेट्स। ठीक हो गया। और आपके पास ये जो थर्ड है, ये भी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन होती है। ठीक हो गया। और जो सेकंड है, ये आपके पास रीवैल्यूएशन रिजर्व्स होते हैं, इसके लिए आप रिजर्व्स क्रिएट करेंगे। और जो फर्स्ट है, इसके लिए भी आप प्रोविजन कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। ये अभी हमने वैसे ना, ये जो पहला पॉइंट है ना, इससे रिलेटेड हमने अभी एक चैप्टर पढ़ना है, कॉन्सेप्ट अभी पढ़ने थे, ये इसने यहाँ पर शामिल कर दिया है। चलें